हेलो फ्रेंड, द ग्रेट शो ऑफ डिबेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फिर से हाजिर हूं एक नई डिबेट वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की डिबेट का मुद्दा है हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली हार पर समीक्षा और कांग्रेस के बेतुके जवाब। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कांग्रेस ने कभी भी हार में जनता के जनादेश को स्वीकार नहीं किया है और उल्टा भारतीय संस्थानों जैसे इलेक्शन कमीशन, प्रशासन, ईडी आदि पर सवाल खड़े करते रही है। आज भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी को गजब का आईना दिखाया है। इसके साथ ही आशुतोष ने भी कांग्रेस को थोड़ा आईना दिखाया है। एंकर के साथ साथ कुछ पब्लिक ने भी तीखे सवाल कांग्रेस पर दागे हैं, जिसका कांग्रेस ने सही से जवाब भी नहीं दे पाया है। आप वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके साथ ही चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको लेटेस्ट और नॉलेजेबल डिबेट मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति वोटर है। वोटर जाता है, जितनी भी मतलब अगर उसका काम है, व्यस्तता है। हमने देखा है लोकतंत्र के इस जश्न में बुजुर्गों को जो किसी ना किसी मतलब जो किसी अंग से भी परेशान है वो भी पहुंचते हैं। हर कोई पहुंचता है। आप डेडिकेशन देखिए और आप कहते हैं ये सिस्टम फॉल्स है, फेक है, चुनाव आयोग गलत है। एक सेकंड सर, ये आरोप आप लोग बहुत गंभीर लगाते हैं, आम आदमी के मन को छूता है। क्या आप ये आरोप खत्म करने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि जो वोटर है वो भी कई बार, अब देखिए ना, जो वर्डिक्ट है महाराष्ट्र का, वो चुनाव आयोग के उस बिसात पर, उस फैसले पर मुहर लगाता है। एकनाथ शिंदे को ही सही सिंबल दिया चुनाव आयोग ने, एकनाथ शिंदे को ही विधानसभा चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया। अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन ने दिया, जनता ने भी कमान उनके हाथ में सौंपी। चुनाव आयोग नहीं, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या फिर कोई और पार्टी वो चुनाव हारती है। कब तक आप हर संस्था को कटघरे में खड़ा करें? चुनाव आयोग को भारत का संविधान हाथ में लेकर निर्णय करना चाहिए। अंजना जी के तर्कों को अगर मैं मानूं तो जो लोकसभा के चुनाव में परिणाम दिए उसमें अजीत दादा पवार की पार्टी को नकार दिया, शिंदे जी की पार्टी को नकार दिया, तो क्या मैं उस वक्त ये कहूं कि जो तुमको सिंबल दिया है, जो तुमको पार्टी सौंप दी है, वो गलत सौंप दी है? तो न्याय सम्मत निर्णय और आवाज मुखर करना जनता ने दायित्व दिया है। प्रतिपक्षियों को क्या दायित्व दिया है कि सत्ता का मार्ग प्रशस्त करिएगा। जब भी सत्ता और उसकी संस्थाएं भटक जाए रास्ते से तो उसको रास्ता दिखाइए। महाराष्ट्र में ये हाल क्यों हुआ सर? प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता कहना कि कांग्रेस खत्म हो रही। अरे आपकी सरकार बैसाखियों पर है प्रधानमंत्री जी। आपको सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में नकारा, लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में आधी साफ कर दी। तो ये प्रजातंत्र में शिरोधार्य करते हैं जो निर्णय जनता लेती है, महाराष्ट्र में और झारखंड में। आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं सुधांशु जी। दो बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। ये सवाल हम खड़ा करेंगे कि ईवीएम में परसेंटेज कैसे बढ़ गया आखिरी वक्त में, लेकिन उसके साथ ये भी कहता हूं, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव नजदीक से देखा है, बहनों के खातों में जो सीधा पैसा गया है वो हूबहू यही पैटर्न उन राज्यों का था जो झारखंड में भी हम मत मिला है और महाराष्ट्र में भी मिला है। तो वो अच्छी स्कीम्स राज्यों की है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी जो रेवड़ी करके संबोधित करते थे उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जल्दी से एक छोटा सा जवाब, उसके बाद 4 सवाल लेंगे। सुधांशु जी मैं संक्षेप में जवाब देता हूं सिर्फ 3 वाक्यों में। हमारी महाराष्ट्र में जीत का कारण ये रहा कि हमारी सरकार ने शानदार विकास के कार्य किए। नंबर 2, हमारी पार्टी संगठन और सहयोगी दलों के संगठनों ने जी तोड़ मेहनत की। नंबर 3, मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी, उसके प्रति जनता में विश्वास। और चौथा, वो सांस्कृतिक गौरव जो सदैव महाराष्ट्र की धरती ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने शिवाजी के लिए लिखा था, वो आज लगता महाराष्ट्र की जनता ने चरितार्थ कर दिया कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। जिन्होंने मुगलों की दिल्ली को दबा दिया था वो अगर इटली के दल से दब गए थे तो उनके लिए समस्या थी। और अंत में मैं कहूंगा कि जो कहा था देवेंद्र फडणवीस जी ने कि वो मुझे सागर समझ के मैं पीछे हटा हूं, वापस फिर आऊंगा, मकान मत बनाना, तो मैं एक पंक्ति कह के बात समाप्त करूंगा महाराष्ट्र चुनाव के लिए कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। चलिए अब 4 सवाल लेंगे। एक टूटी नाव ही बगावत पर उतर आए तो अच्छे अच्छे तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। एक वादा कर दीजिए आज साहित्य आज तक के मंच पे सुधांशु जी। चलिए टूटी नाव मान लिया आपने। सुनिए ना, हाँ, तो जो बहुमत मिला है उसी के आधार में आप एक वादा कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को महाराष्ट्र के ये वादा किया था सभा में कि महायुति की सरकार बना देना, 6,000 रुपए सोयाबीन के दे दूंगा। आज सोयाबीन की खरीद चल रही है। इस मंच से वादा करके जाइए कि उनके अकाउंट में 6,000 रुपए देंगे, मैं स्वयं आपको माला पहनाने आऊंगा।
चिंता मत करिए, जब 6,000 रुपए किसान सम्मान राशि कही थी तो दिया, फिर उसको 12,000 बढ़ाया तो दिया। चिंता मत करिए सर, अभी 2,400 गेहूं का आपने चुनाव में कहा था नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में होली जनता की बारी चली जाएगी। 4 सवाल बस देने हैं। अब तो जनता ने अपना निर्णय दे दिया, बाकी बात अभी बाद में करेंगे। लेकिन सोया और कपास के किसानों का आपको करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि उन इलाकों में विदर्भ में मैं भी गई हूं 26 तारीख को यदि और वो सरकार बहुत शपथ मुश्किलों ग्रहण का सामना करेगी कर रहे हैं। तो 26/11 का दिन मुंबई के इतिहास में बहुत ब्लैक डे के रूप में है, पर यह 26/11 एक नए युग का सूत्रपात करता नजर आएगा। 4 सवाल एक एक करके सवाल लीजिए। आपके हाथ में माइक है, हाँ, छोटे छोटे सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सदैव ही ईवीएम पर, भारत की न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर और भारत की गंदी राजनीति में एक अपना हस्तक्षेप दिया है। मैं पूछना चाहता हूं सम्मानीय कांग्रेस के प्रवक्ता से कि जब आपकी जीत सुनिश्चित होती है तो आप क्यों ईवीएम पर उंगली नहीं उठाते, और जब आप प्रभु श्री राम जी को अयोध्या के मंदिर के मुद्दे पर कोर्ट में काल्पनिक रहने की एक कहने की भी जरूरत करते हैं, तो उस वक्त आपका राष्ट्रवाद कहां ठीक चला है, अगला जाता है? सवाल और एक कहने साथ की जवाब बात, दीजिए, एक एक सेकंड साथ में। मेरा एक साधारण सा सवाल अभी दुबे जी से है। जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने मुस्लिम लीग की भी बात करी, तो जब आप आरएसएस की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप ही की कांग्रेस पार्टी के माई बाप राहुल गांधी जब यूएस में जाके मुस्लिम लीग को संपूर्ण तरह से धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जिसको सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू सांप्रदायिक कहते हैं, तब आपकी अगला प्रश्न। सारे के सारे लेते हैं हमारी सवालों से तलाशी, उनसे कभी सत्ता के गिरेबा में झांका नहीं जाता। सवाल तो होने चाहिए थे सरकार से। इस देश के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने देश के नागरिकों से कहा कि इस देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए, तब ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए था। इस देश के कलमकार, कलाकार, इतिहासकार, साहित्यकार आए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी असहिष्णुता बढ़ रही है, तब इन्होंने कहा कि ये तो सारे अवार्ड वापसी देंगे। जब इस देश की बेटियां ना न्याय मांगने आई नहीं, मैं पर इस देश की जनता पुनः तीसरी बार आकर इनकी सरकार बना देती है। मसला ये है आपका। सरकार देखिए अंजना जी, ये जो कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन से प्रारंभिक आंदोलन है, सत्ता हमारा ध्येय नहीं, सत्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब से बना है उसका ध्येय है। हमने वो कह रहे थे कि बड़े दिल से उन्होंने पूछा आपसे कि बीजेपी की कभी प्रशंसा निकलती क्यों नहीं आपके मुंह से? पहले बात तो मामा कहते अकेली किसी लड़की ने सवाल पूछा तो उसके जवाब देना बहुत जरूरी हाँ, है। मेरा राष्ट्रवाद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। जो भी संस्था, जो भी व्यक्ति किसी एक धर्म के खिलाफ नफरत की बात करता है, मैं उसका बहिष्कार करता हूं, मैं उसका अच्छा नहीं मानता हूं। दूसरी बात, आपने ये कहा कि मैं बीजेपी का विश्लेषण नहीं करता। 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी भी मेरे बारे में कहती है कि मैं उनका विश्लेषण नहीं करता। बड़ाई कह रहे थे। वैसे सवाल तो इनसे पूछे गए, तो मैं इनके बिहाफ पे बोल देता हूं। जो मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। विजय जी, मैं चाहता हूं कि अब जब लोकसभा का ये संसद का सत्र यहाँ बहस हुई है, बहस तो करें, बहस तो करें, वही कह रहा हूं, संसद का सत्र में बहस शुरू करें। और दूसरी बात, हम ये उम्मीद करें कि एक दिन में सुधांशु जी की सरकार एक दिन में 140 सांसदों को सस्पेंड नहीं करेगी, ये उम्मीद हम कम से कम रखें। मैं अंत में सिर्फ एक लाइन कहूंगा जो मुझे यहां भी दिखाई पड़ा, महाराष्ट्र के निर्णय में दिखाई पड़ा और पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। अखिलेश यादव जी ने एक्चुअली ट्वीट किया है, अगर अभी भी आप जाएं एक्स पर उनके पोस्ट में देखें तो लास्ट एडिटेड लिखा आता है, और लास्ट एडिटेड पे क्लिक करेंगे आप तो आपको फिर समझ में आएगा कि उन्होंने एक वीडियो को क्लिप किया। क्या इतने बड़े कद के नेता भी सोशल मीडिया पर चीजों को मैनिपुलेट करेंगे अपने हक में? यह आरोप बड़ा गंभीर है। प्रजातंत्र को एडिट कर करके सरकारें बना रहे हैं। सीसीटीवी का फुटेज हमने देखा चंडीगढ़ में हमने देखा, कहीं दौलत की बाहों में बहू बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंजों में कलाई बदनसीबों की। कोई जालिम में कोई बेसहारा, देखते जाओ जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भरे हैं गम के आंसू आंख में पर बह नहीं सकते, लुटे हैं सामने सबके मगर कुछ कह नहीं सकते। न देखा हो तो आओ ये नजारा देखते जाओ, जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ये हो गया है। अखिलेश यादव ने प्रामाणिक रूप से आरोप लगाए थे कि वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, प्रमाण दीजिए। अखिलेश यादव कहते मैंने 16,000 मतदाताओं की लिस्ट भेजी, मुंह में दही जमाकर चुनाव आयोग बैठ गया, उसका जवाब भी नहीं देता। ऐसा कैसे संभव है कि वोटिंग परसेंटेज जारी कर देने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6-6, 8-8% वोटिंग वोट्स बढ़ाकर बता रहा है? ये कैसे संभव है, ये पूछना चाहते हैं हम। नागपुर में ईवीएम मशीन पकड़ी गई, हमने हरियाणा में कहा था कि 99% कैसे बैटरी है, आप ये बता दीजिए हमको, नहीं तो भारत की सरकार को फॉर्मूला बता दीजिए, तो कम से कम बैटरियों वाली गाड़ियां तो चलने लगेगी। लेकिन उसका कोई जवाब ये नहीं देते कि आपको कैसे पता लगा कि जो वोटर रोके जा रहे थे वो अखिलेश के थे?
जितने वोटरों से चुनाव हार जीत हो जाती है, अगर उतने वोट डालने नहीं दिए जाएं तो इरादा तो साफ है कि आपके खिलाफ के वोटर होंगे। अगर वो 16,000 की लिस्ट सौंप रहे हैं और क्या बार बार आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि साहब वो माइनॉरिटी के, सिर्फ माइनॉरिटी के नहीं साहब, मैंने तो बोला नहीं माइनॉरिटी, आपका इरादा तो समझते हैं ना हम, आशुतोष जी, आप काम ही वो करते हैं। वो वोटर जानते कौन से, पर्दे में रहने आज- दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। आशुतोष जी, आज देश के सबसे ज्यादा सांसद जिस राज्य से आते हैं, उस राज्य में कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव को डिफेंड करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने बीते दिन कहा कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या अखिलेश यादव ने एक सीट नहीं दी? ये देखिए मजबूरी। अखिलेश यादव ने 9 में से एक सीट फूलपुर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन फूलपुर की भी सीट अखिलेश यादव ने नहीं दी कि हमें लड़ने दो, आप हरा दोगे। नहीं, हमने अब सवाल पर समर्थन आते दे हैं। दिया था, सवाल हमने पर- 10 सारी सीट पर समर्थन। सवाल पर आते हैं। पीएम के इस आरोप में कितना दम है कि कांग्रेस पार्टी खुद खत्म हो रही है, परजीवी होकर रह गई है, और महाराष्ट्र के नतीजे ईवीएम के माथे फोड़ देना और झारखंड के नतीजों को सही ठहरा देना सही है या गलत है आपकी नजर में? मुझे लगता है कि 1952 से लेकर अगर 1984 तक के भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के प्रदर्शन को देख लीजिए, इन सारे चुनावों में बीजेपी को, जनसंघ को सारी सीटों को मिला दीजिए तो भी 80 सीटें नहीं होती। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? कितनी सीटें आई थी 52 में? 3 या 4, और मैं तो कह रहा हूं 84 तक सारी सीटें 52 से लेकर जो 80 भी नहीं होती थी। तो यार अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के, प्लीज ये मत करिए आशुतोष। देखिए, मैं आपको वो लोग वहां बैठ कर डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने आपको लगातार बोला है, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरीके से बिहेव कर रहे हैं आप लोग। पर्सनली रिक्वेस्ट किया है, प्लीज सर, प्लीज प्लीज, ये ठीक बात नहीं है। पार्टी की हार जीत लगी रहती है, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। देखिए, सुधांशु जी भी मंच पर बैठकर उनसे बहस कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की भाषा का वहां से इस्तेमाल करेंगे तो आई एम सॉरी, ये सही नहीं है। एक लोकतंत्र की ताकत डिसेंट और हर तरह के मुद्दे पर चर्चा से होती है। चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई? क्या नहीं खत्म हुई ना? क्या उसके आधार पे आप ये कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बड़े नेता नहीं थे? बड़े नेता थे। तो राजनीति में और जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व खतरे में पड़ता है, लेकिन अगर वहां से अपने आप को रिजुविनेट कर लें, नए तरीके से रास्ता खोज लें, तो पार्टियां खड़ी भी होती हैं। और कई पार्टियां ऐसी खड़े, डीएमके तमिलनाडु में तो ऐसा कई बार हुआ है, डीएमके 0 सीट आई पूरे लोकसभा के चुनाव में, यहां तक कि विधानसभा के चुनाव में भी पूरी तरह से खत्म। तो मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जाहिर सी बात है हमेशा विपक्ष पर हमले करेंगे, और ये उनका अधिकार भी, लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन यह कह देना कि कोई राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ये मुझे लगता है कि एक राजनीतिक पार्टी को तो शोभा देता है, लेकिन एक पत्रकार के लिए और एक राजनीतिक विश्लेषक के लिए यह शोभा नहीं देता है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, आज भी कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर 20% वोट, बल्कि 21% वोट की पार्टी है, और 100 सांसद उसके पास हैं। 3 राज्यों में उसकी सरकार है, कम से कम 3 दूसरे राज्यों में वो दूसरे पार्टियों के साथ साझा सरकारों में है। तो उसके अस्तित्व पर सवाल प्रधानमंत्री जी खड़ा कर सकते हैं, सुधांशु जी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमको और आपको तो उसका एक निष्पक्ष तरीके से एक आकलन करना चाहिए। और मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी आज भी देश की सबसे, जिस तरह से आपने बीजेपी का आकलन किया या संघ का आकलन किया, वैसे कि आज कांग्रेस के कमजोर होने का आकलन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होती, अगर उसकी लीडरशिप कमजोर नहीं होती, तो उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो 4 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी आसानी, हरा रहा है या खुद हार रहे हैं? देखिए, ईवीएम के बारे में तो राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता उसको बयान दे सकते, पत्रकार। मेरा साफ तौर पर मानना है कि ईवीएम की दुहाई देने वाले लोग दरअसल अपने अंतर्मन में झांके और झांकने की कोशिश करें। गलती आप में है, ईवीएम में गलती नहीं है। या तो आपके पास सबूत है, तब तो आप सामने आइए और कहिए कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर ये बहाना मत करिए, क्योंकि जब आप ईवीएम का सहारा लेंगे तो अगला चुनाव आप कैसे लड़ेंगे? क्योंकि अगला चुनाव लड़ने का मतलब है कि आप मान के चले हम तो जीत नहीं सकते। तो स्पष्ट बात क्या है अंजना जी? अब तो बड़ाई कर रहे हैं आपकी। अरे ये जो बीजेपी के समर्थक है, उनको सबसे ज्यादा गुस्सा यही आता है। देखिए, ये आपने जो कहा, आशुतोष जी, चूंकि आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ आपको, हम लोग भी देश में चुनाव में 100 सीटों पर मैंने ट्रैवल किया, अभी 30 सीटों पर महाराष्ट्र में। अगर ये आप कहेंगे कि जितने समर्थक है ये बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, तो ये व्यू पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं, हमने देखा है कई ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो बहुत पैशनेट हैं बीजेपी की आइडियोलॉजी को लेकर। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के समर्थक है, मैंने कहा बीजेपी के समर्थकों की तरह बिहेव मत करिए। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप दोनों विचारों को ग्रहण करिए। अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं तो ठीक है, सुधांशु जी। कांग्रेस पार्टी और जो पीएम ने भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आपसे बड़ा राष्ट्रवादी मैं हूं। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ये आम आदमी पार्टी से निकल के आए हैं, तो इनके साथ ये सब तिकड़ा मत लगाइए। मंच पे आपसे भी जोर से वो नारा लगवाएंगे। आम आदमी पार्टी के पहले पत्रकार थे साहब, उसका है ये दिखाई जो दे रहा है।
विजय त्रिवेदी जी। नहीं अंजना जी, आशुतोष के राष्ट्रवादी होने पर उसके वो भारत माता की जय नहीं लगाए ना, तब भी कोई शक नहीं कर सकता, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल जो डिसीजन है या फैसले आ रहे हैं या नतीजे आ रहे हैं, उससे एक आंकने का तरीका हो सकता है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर फिनिक्स की तरह से होते हैं, वो फिनिक्स है, वो अपनी राख से फिर जिंदा हो जाते हैं। इसका उदाहरण बीजेपी से बेहतर कौन जानता है, जिनके बीजेपी दो से बड़े नेता, जब गृह मंत्री अमित शाह को एक वक्त पर हिरासत में लिया जा रहा था, तब उन्होंने भी कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मेरे उतरते पानी को देखकर मेरे किनारे पर घर मत बनाना, मैं लौट कर आऊंगा, मैं समुद्र हूं, मैं लौट कर आऊंगा। तो वो लौट कर आते हैं पॉलिटिकल पार्टी। और 1984 का जिक्र जब कर दिया कि 2 MP केवल आए, उसमें वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए, अडवाणी जी उस समय चुनाव नहीं लड़े थे, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन 1984 में, और बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का मरसिया पढ़ दिया था, लेकिन वो पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो वो फिनिक्स पार्टी होती है, लेकिन आप अपनी कमजोरियों से कैसे लड़ते हैं ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में जो मुझे समझ में आता है, मैं उसमें दावा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे समझ में आता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 3 C जो है वो इंपॉर्टेंट है, कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी। ये तीनों पर कांग्रेस जो है फेल हो रही है बार बार, और खासतौर से कांग्रेस की लीडरशिप फेल हो रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का जो समर्थक है, वो 20 करोड़ लोग पूरे देश भर में आज भी मौजूद है। वो खुद परेशान है कि ये कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी क्यों नहीं है। 2024 में आप संविधान की कॉपी लेकर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, और महाराष्ट्र के चुनाव में जहां जाति और आरक्षण सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, वहां कांग्रेस इस इशू पर ही नहीं आती। तो उसका कन्विक्शन, कमिटमेंट कर्नाटक के चुनाव